18 साल बाद पहली ट्रॉफी जीतकर एक बड़े हार्ट ब्रेक को खत्म करके आरसीबी ने अपने फैंस को सबसे बड़ा तोहफा दिया था। वो साल, वो ट्रॉफी फैंस के साथ साथ एक ऐसे खिलाड़ी के लिए भी अहम हिस्सा थी जिसने इन 18 सालों में टीम का उतार चढ़ाव देखा, बेइज्जती का घूंट पिया और रन बनाते रहा। टीम हारती रही लेकिन वो लगा रहा। नाम विराट कोहली, लेकिन तपस्या, धैर्य और संयम का सकारात्मक परिणाम पिछले साल ट्रॉफी के रूप में सामने आया। तो इस साल यानी 2026 आईपीएल के लिए आरसीबी को कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं थी ऑक्शन में, और इससे वो भली भांति परिचित थे। इसलिए उन्होंने बड़ी सावधानी से अपनी कोर को जहां तक हो सके मेंटेन किया और जो थोड़ा बहुत गैप्स था उनको ऑक्शन में जाकर के भर लिए। तो अब सवाल ये है कि आईपीएल 2026 के लिए प्लान क्या है। सबसे पहली बात, कोई घबराहट वाला रिबिल्ड नहीं। टीम का थिंक टैंक पूरी तरीके से क्लियर था। पेस बॉलिंग में बैकअप और कंपटीशन बढ़ाना है, मिडिल ऑर्डर बैटिंग को मजबूत करना है और स्क्वाड में इतनी गहराई बनानी है कि कोई एक इंजरी पूरी प्लेइंग 11 को ना हिला दे। और इस प्लान को उन्होंने बिल्कुल शार्प शूटर की तरह अंजाम दिया। वेंकटेश अय्यर को टारगेट किया, सिर्फ बेंच पर बैठने वाले बैकअप के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंडियन बैटिंग कवर के रूप में जो सीधे प्लेइंग 11 में जगह के लिए चैलेंज करे। जैकब डफी को लिया गया जो एक वर्ल्ड क्लास टी20 पेसर माने जाते हैं। तो जब आरसीबी आईपीएल 2026 में उतरने वाली है, वो एक प्लान्ड, स्ट्रक्चर्ड और अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर आएगी। उस टीम का जो पहले ही ट्रॉफी जीत चुकी है और लीग का बाकी टीमों के लिए यही बात सीजन को डरावना बना देती है। तो आज बात होगी आरसीबी 2026 के पूरे स्क्वाड कुंडली और स्वॉट एनालिसिस के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। अब इससे पहले कि हम ऑक्शन में कूदें, पहले हम कोर खिलाड़ियों के परफॉर्मेंसेस पर नजर दौड़ाते हैं कि उन्होंने पिछले साल क्या गोल खिलाए थे जिसने आरसीबी को ट्रॉफी जीतने पर मजबूर कर दिया। अब टीम की ओपनिंग ही जबरदस्त रही है। विराट कोहली ने 15 मैचों में 657 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 144 का। उनके जोड़ीदार फिल सॉल्ट ने 13 मैचों में 403 रन बनाए, वो भी 34 की शानदार एवरेज और 176 के स्ट्राइक रेट से। जब आपके पास ऐसे ओपनर्स हो तो फिर नीचे वाले बैटर्स का काम आसान हो जाता है। उसके बाद कप्तान रजत पाटीदार ने ऐन मौकों पर अच्छा खेल दिखाया। 15 मैचों में 312 रनों के साथ उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया। लोअर ऑर्डर में जितेश शर्मा आरसीबी के लिए वाकई संकट मोचक बनकर के आए हैं, जिन्होंने अपनी वैल्यू पिछले साल 176 के स्ट्राइक रेट और 37 के एवरेज के साथ 261 रन बनाकर साबित कर दी। बात करें बेंगलुरु की गेंदबाजी की तो जोश हेजलवुड को कौन भूल सकता है। उन्होंने 12 मैचों में शानदार गेंदबाजी करते हुए 22 विकेट हासिल की। तो कृणाल पांड्या 2.0 का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा। पांड्या फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच है जहां उन्होंने 4 ओवर में केवल 17 रन देकर 2 विकेट और पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने किफायती गेंदबाजी की और सबसे नाजुक लम्हों पर उनकी गेंदबाजी हमेशा टीम के काम आई है। उसके बाद टीम के मिस्टर डिपेंडेबल भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल ने भी सही मौके पर सही गेंदबाजी करते हुए टीम के ग्रुप स्टेज में जीतने को सुनिश्चित किया। अब देखते हैं कि उन्होंने ऑक्शन में जिन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया उनके क्या रिकॉर्ड चल रहे हैं। 2026 के ऑक्शन में आरसीबी के पास खर्च करने के लिए 16 करोड़ 40 लाख थे और 8 स्लॉट खाली थे। रिटेन किया गया कोर बिल्कुल वैसा ही रखा। विराट कोहली कप्तान के तौर पर, रजत पाटीदार, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, पूरी बॉलिंग यूनिट सब बने रहे। उन्हें पता था कि क्या काम कर रहा है और वो किसी भी हालत में उसे तोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन फिर ऑक्शन शुरू हुआ और यहीं से आरसीबी ने असली चालें चलनी शुरू की। सबसे बड़ा सरप्राइज आया वेंकटेश अय्यर के नाम पर। जैसे उनका नाम आया, बिडिंग वॉर छिड़के। एलएसजी भी थी, गुजरात टाइटंस भी कूद पड़ी और फिर केकेआर, उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी भी शामिल हो गई। प्राइस ऊपर जाता गया, 5 करोड़, 6 करोड़, 6 करोड़ 80 लाख और फिर आरसीबी ने बोला 7 करोड़, बस डील पक्की। अब सवाल यह है कि आरसीबी ने रिलीज किए गए खिलाड़ियों पर 7 करोड़ क्यों खर्च की? क्योंकि वेंकटेश अय्यर एक स्विस आर्मी नाइफ ऑलराउंडर है, एग्रेसिव बैटिंग कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड वैरायटी देते हैं जो आरसीबी में थोड़ी कमी थी, और पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकते हैं। उससे भी बड़ी बात ये कि वो मध्य प्रदेश से आते हैं, वही होम स्टेट जहाँ से रजत पाटीदार आते हैं, यानी केमिस्ट्री पहले से बनी हुई। अब सोचिए इसका फायदा क्या है। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए तो अय्यर आकर के पारी संभाल सकते हैं। अगर बैटिंग चल रही हो तो और तेज कर सकते हैं और अगर बॉलिंग महंगी पड़ने लगे तो क्रूशियल ओवर्स निकाल सकते हैं। यही वो फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हैं जिसकी एक चैंपियन टीम को जरूरत होती है। बात करें उनके रिपोर्ट की तो पंजाब के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 70 रन बनाए हैं। इससे पहले की 4 पारियों में उन्होंने केवल 56 रन ही बनाए थे। हालांकि उनका ओवरऑल टी20 करियर 35 की बैटिंग एवरेज और 140 के स्ट्राइक रेट के साथ नजर आता है, तो उनकी बॉलिंग एवरेज भी 25 की है। इसके बाद एंट्री होती है जैकब डफी की, न्यूजीलैंड के पेसर जो साउथलैंड के लम्सडन नाम के एक छोटे से कस्बे से आते हैं जहां आबादी में सिर्फ करीब 530 लोग हैं। तो क्रिकेट की खूबसूरती यही, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 30 मिलियन वाले शहर से आते हो या 500 लोगों वाले कस्बे से। अगर आप बॉल डाल सकते हो तो
बस डाल सकते हो। डफी इस वक्त दुनिया के नंबर 1 रैंक्ड T20 इंटरनेशनल बॉलर हैं। उनके आंकड़े सच में हैरान कर देने वाले हैं। 38 T20 इंटरनेशनल मैचों में 53 विकेट, हर 14 गेंदों में 1 विकेट और इकॉनमी सिर्फ 7.34। लेकिन ऑक्शन में उन्हें उनके बेस प्राइस 2 करोड़ में बेच दिया गया, क्योंकि स्क्रीन पर उनका नाम स्टार पावर वाला नहीं दिखता था। आरसीबी ने बात समझ ली, उन्हें वैल्यू पहचाननी आती है। डफी जो लेकर आते हैं वो है कंसिस्टेंसी। उनके पास ना जसप्रीत बुमराह जैसी रफ्तार है, न कुछ नए यंग पेसर जैसी रहस्यमयी चमक, लेकिन उनके पास कंट्रोल है। इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके, फॉर्मेट समझते हैं और प्लान को एग्जीक्यूट करना जानते हैं। और सच बोले तो जब जोश हेजलवुड को इंजरी होती है, जो कभी कभी हो जाती है, तब डफी एक प्रूवन रिप्लेसमेंट बन करके खड़े रहते हैं। बाकी पजल के टुकड़े भी धीरे धीरे जुड़े। आरसीबी ने मंगेश यादव को 5 करोड़ 20 लाख में लिया है, एक लेफ्ट आर्म पेसर, ताकि वैरायटी है। साथ ही सात्विक देसवाल, जॉर्डन कॉक्स और कनिष्क चौहान जैसे यंग प्रोस्पेक्ट्स को बेस प्राइस पर जोड़ा गया। न कुछ ज्यादा चमकदार, न कुछ दिखावटी, लेकिन हर फैसला सोच समझ करके लिया गया। मंगेश यादव को लेकर हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने अभी तक 2 T20 खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3 विकेट हासिल की है और 28 रन बनाए हैं। तो क्या आरसीबी भी चेन्नई सुपर किंग्स की तरह हीरा तराशने में कामयाब हो चुकी है? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये रही आरसीबी की पूरी टीम, जिसका एनालिसिस आप देख चुके हैं। अब बात करते हैं टीम के स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ साथ बाकी पहलुओं। आईपीएल में चैंपियन टीम कैसे बनती है, इसे लेकर ज्यादातर लोग एक ही बात नहीं समझते। ये सबसे ज्यादा स्टार्स रखने का खेल नहीं है, ये सही कॉम्बिनेशन बनाने का खेल। और जब आप आरसीबी 2026 को देखते हो तो यही बात सबसे पहले सामने आती है। सबसे पहले बैटिंग ऑर्डर पर नजर डालिए। विराट कोहली आज भी एंकर की भूमिका में, फिल सॉल्ट अब भी वही एग्रेसर है जो शुरुआत से मैचों का टेम्पो सेट करते हैं, और रजत पाटीदार अभी मिडिल ऑर्डर में वो टैक्टिकल बैटर हैं जो हालात पढ़ करके खेलते हैं। टिम डेविड के पास अब भी वो ताकत है कि वो मैदान के बाहर भेज सके। फर्क बस इतना है कि अब इसमें वेंकटेश अय्यर जुड़ चुके हैं, एक लेफ्ट हैंड ऑप्शन जो इस पूरी बैटिंग लाइनअप को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर विराट का अच्छा दिन नहीं रहा तो अय्यर पारी को संभाल सकते हैं। अगर फिल सॉल्ट लय में है तो अय्यर और तेजी ला सकते हैं। अगर पाटीदार को पारी बनानी है तो अय्यर स्ट्राइक रोटेशन और सपोर्ट दोनों दे सकते हैं। इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल है जो एक प्रॉपर टेस्ट मैच बैटर है और अब T20 सीख रहे हैं। जैकब बेथल है ये युवा इंग्लिश खिलाड़ी जिनके पास बॉल को लॉन्च करने की काबिलियत है। और फिर जितेश शर्मा वो विकेट कीपर बैटर जो 15 गेंदों में पूरा मैच पलट सकते हैं। अब बॉलिंग की बात करें तो यहाँ आरसीबी वर्ल्ड क्लास दिखती है। जोश हेजलवुड जब फिट हो, जैकब डफी जब जरूरत पड़े, भुवनेश्वर कुमार वो अनुभवी नाम जो आज भी मैच की शुरुआत में ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। यश दयाल अपने लेफ्ट आर्म एंगल्स के साथ, और नुआन थुजारा जो श्रीलंका पेस और वेरिएशन का तड़का भी लेकर के आते हैं। फिर आते हैं श्रेयस शर्मा, एक लेग स्पिनर, कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं बल्कि एक प्रॉपर लेग जो मिडिल ओवर्स में बैटर्स को फंसा कर दबाव बना सकते हैं। T20 क्रिकेट में ये सोने जैसा होता है। अब ऑलराउंडर्स पर नजर डालिए। रोनाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, स्वप्निल सिंह और वेंकटेश अय्यर, 4 अलग अलग ऑप्शन मैच की सिचुएशन के हिसाब से। कभी स्टेबलाइजर चाहिए, कभी एग्रेसर, कभी ऐसा बॉलर चाहिए जो थोड़ा बहुत बैट भी कर ले। आरसीबी के पास ये आजादी है कि वो सामने वाली टीम और कंडीशन के हिसाब से इन्हें घुमा सके, और यही चीज एक अच्छी टीम और एक चैंपियन टीम के बीच फर्क पैदा कर देती है। कुछ कमजोरियां भी साफ नजर आती है, और सबसे पहली चिंता उनकी पेस बॉलिंग को लेकर के। जोश हेजलवुड और बाकी ओवरसीज फास्ट बॉलर्स की फिटनेस और वर्कलोड मैनेजमेंट पहले से ही सवालों के घेरे में रही है। कई एक्सपर्ट्स ने ये बात उठाई है कि अगर एक या 2 फ्रंटलाइन पेसर किसी वजह से मैच मिस करते हैं तो अटैक कैसा दिखेगा। मिडिल ऑर्डर को लेकर भी एक पुरानी चिंता फिर से सामने आती है। पावर तो इस लाइनअप में भरपूर है, लेकिन पिछले एनालिसिस ये बताते रहे हैं कि अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाए और कोई 4-5 नंबर पर पारी को जोड़ने वाला रोल न निभाए तो आरसीबी लड़खड़ा सकती है। बहुत कुछ रजत पाटीदार पर टिका रहेगा, और साथ ही इस बात पर भी कि पडिक्कल या वेंकटेश अय्यर में कौन उसे स्टेबलाइजर की भूमिका को लॉक करता है। और सबसे बड़ा फैक्टर है सीनियर खिलाड़ियों पर निर्भरता। विराट कोहली के रन और हेजलवुड के ओवर्स अब भी आरसीबी की प्लानिंग का दल है। कई प्रीव्यू और आर्टिकल्स में ये चेतावनी दी गई कि अगर कुछ बड़े नामों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा रहा तो एमआई या सीएसके जैसी गहरे स्क्वाड्स के सामने ये भारी पड़ सकता है। अब अगर मौके की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतर रही है। आईपीएल 2025 जीतने से टीम को आत्मविश्वास मिला है और कोर पहले से सेट है। कमेंटेटर्स इसे एक मिनी एरा बनाने का मौका मान रहे हैं, बशर्ते टीम पिछले साल की सफलता को एक और ट्रॉफी के साथ बैकअप कर पाए। रोज तय है, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसका मतलब ये भी है कि आरसीबी शुरुआत से ही तेजी से आगे बढ़ सकती है, जबकि बाकी टीमें अपने कॉम्बिनेशन सेट करने में वक्त लगाएंगी। नई साइनिंग्स को भी लोग स्मार्ट और रोल बेस्ड मान रहे हैं। वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ में एक अपग्रेड और बार्गेन डील की तरह देखा जा रहा है, जो नंबर 3 या मिडिल ऑर्डर में फिट हो सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ओवर्स भी दे सकते हैं। जैकब डफी और मंगेश यादव सिर्फ नाम बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि खास बॉलिंग रोल्स को मजबूत करने के लिए लाए गए हैं। इससे प्लेइंग 11 में जगह के लिए असली कंपटीशन बनता है, जिसे बॉबर्ट ने खुद आरसीबी की 2026 प्लानिंग का अहम हिस्सा बताया है। इसके अलावा यंग और फ्रिंज प्लेयर्स का ग्रोथ फैक्टर भी बड़ा मौका है।
जैकब बैथल, सात्विक देसवाल, कनिष्क चौहान जैसे नाम अपसाइड लेकर के आते हैं। अगर इनमें से 1 या 2 का भी सीजन अच्छा चला तो आरसीबी की पूरी सेलिंग काफी ऊपर जा सकती है। खतरों की बात करें तो लीग में मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा टफ है। कई एनालिसिस ये कह चुके हैं कि मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस जैसी टीमों के पास अब भी रोल बाय रोल डराने वाली डेप्थ है। इसका मतलब ये है कि आरसीबी को औसत प्रदर्शन के फेज झेलने की गुंजाइश नहीं है। टॉप ऑर्डर के फॉर्म में हल्की सी गिरावट या 2-3 अहम बॉलर्स का आउट ऑफ फॉर्म होना पॉइंट्स टेबल में उन्हें पीछे ढकेल सकता है। स्पिन डिपार्टमेंट को लेकर भी कुछ सवाल उठे और लेफ्ट आर्म ऑप्शंस के अलावा कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आरसीबी के पास अब भी ऐसा आउट विकेट टेकिंग रिस्ट स्पिनर नहीं है जो स्लो पिचों पर टॉप टीमों के खिलाफ मिडिल ओवर्स में खेल को जकड़ सके। खासकर चिन्नास्वामी से बाहर की पिचों पर ये कमी उन्हें विपक्षी टीमों को दबाव में लाने से रोक सकती है। तो ये रहा आरसीबी का पूरा स्क्वाड का एनालिसिस, क्योंकि अब आप पूरी टीम से रूबरू हो चुके हैं। तो बेस्ट प्लेइंग 11 बनाने की जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। #RCB11 लिख करके आप अपनी प्लेइंग 11 बनाइए और देखते हैं कि किसकी प्लेइंग 11 आईपीएल के पहले मैच में नजर आती है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ये सीरीज शुरू हो चुकी है तो अगली किस टीम का एनालिसिस चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। जो सबसे ज्यादा कमेंट आएगा वीडियो उसी पर आएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।